हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम नेक्स्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने हैलोजिनेशन की बात करी थी, ठीक है। हम यहीं पर जो है वो हैलोजिनेशन में ही एक आधा पॉइंट और बाकी है, वो हम कंप्लीट करते हैं, फिर जो है वो हम इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो हैलोजिनेशन जो है ना, हैलोजिनेशन में हमें क्या करवाया था कि एल्केन की रिएक्शन जो है वो हमने किसी हैलोजन के साथ करवाई थी। अलग अलग रिएजेंट हो सकते हैं, सनलाइट हो सकता है, SO2Cl2 हो सकता है, SOCl2 हो सकता है ना। तो प्रोडक्ट जो बना था वो हमारे पास क्या था, RX, है ना। मोनो हैलोजिनेशन भी हो सकता है, डाई भी हो सकता है, ट्राई भी हो सकता है। कहने का मतलब मोनो या पॉली हैलोजिनेशन हो सकता है। ये चीज डिपेंड करती है कि भाई कौन एक्सेस में है, ठीक है। यहीं पर एक छोटा सा पॉइंट है और वो है भैया रिलेटिव रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी का, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है ना वो है भैया रिलेटिव रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी, ठीक है। अब यार ये क्या होता है, वैसे तो जो है ना ये जो टॉपिक है यहां से जो है वो न्यूमेरिकल बनते हैं। न्यूमेरिकल का मतलब आपको परसेंटेज पूछ लेगा प्रोडक्ट की, कि भाई कौन सा वाला प्रोडक्ट जो है वो बनेगा, कितना परसेंटेज बनेगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये वाला मेजर प्रोडक्ट है, ये माइनर प्रोडक्ट है, मेजर का परसेंटेज इतना, माइनर का इतना, है ना। तो ऐसे ही आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है एक तरीके से यहाँ पर, है ना। लेकिन भाई ये जो टॉपिक है यहाँ से अभी तक नीट में तो कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछा नहीं गया है कि भाई परसेंटेज कितना होगा, परसेंटेज कैलकुलेट करके बताओ। लेकिन हमें जो है ये यहाँ पर कवर करना है, पढ़ना है सिलेक्टिविटी या रिएक्टिव मतलब रिलेटिव रिएक्टिविटी का जो पॉइंट है ना ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जेई के लिहाज से भी ये टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए तो यहां पर देखना कि होता यह है कि भाई रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन फॉर हैलोजिनेशन, ठीक है। कि यार हैलोजिनेशन के लिए हैलोजन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है कौन सा, फ्लोरीन, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन और फिर कौन आता है, आयोडीन। अब इनमें फ्लोरीन की रिएक्टिविटी तो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है, तो हम फ्लोरीन की कहीं पर बात नहीं करते हैं। आयोडीन की रिएक्टिविटी जो बहुत कम होती है और ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन देता है। क्लोरीन और ब्रोमीन इन दोनों की रिएक्टिविटी ना तो बहुत ज्यादा होती ना बहुत कम होती है, ठीक ठाक स्पीड के साथ जो ये क्या करते हैं, एक तरीके से रिएक्शन करते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन। अब देखो सिलेक्टिविटी क्या होती है, तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यहां पर एक पॉइंट है कि मोर रिएक्टिव विल बी लेस सिलेक्टिव, ठीक है। कि भैया जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी ना वो उसकी सिलेक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। सिलेक्टिविटी का मतलब है एक तरीके से सिलेक्ट करने की टेंडेंसी, है ना। जैसे आप ये मानो कि एक कंपाउंड में एक तो 3 डिग्री हाइड्रोजन है ना। जैसे हमारे पास ये कंडीशन है कि ये कंपाउंड है, अब इसमें एक तो 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया और ये 3 डिग्री हो गया, ठीक। तो यहां पर जो है वो क्लोरीन या ब्रोमीन कौन से हाइड्रोजन को सिलेक्ट करे, कि जैसे क्लोरीन आया, अब क्लोरीन कौन सा हाइड्रोजन को सबसे पहले सिलेक्ट करेगा या फिर रिएक्शन कहां होगी, कौन सा वाला प्रोडक्ट बनेगा, तो हमें पता है 3 डिग्री हाइड्रोजन सबसे जल्दी सिलेक्ट होगा। क्यों होगा सबसे जल्दी सिलेक्ट, क्योंकि यहां पर बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा, है ना, यहां पर बनने वाला जो फ्री रेडिकल होगा वो रेस्पेक्टिवली क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो क्लोरीन सबसे पहले, सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस इसकी होगी 3 डिग्री हाइड्रोजन की, फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन, फिर 1 डिग्री हाइड्रोजन, है ना, ये प्रेफरेंस रहेगा। फिर ऐसे ही अगर ब्रोमीन आता है तो ब्रोमीन को रिएक्शन करनी है, ब्रोमीन भी सबसे पहले किसको सिलेक्ट करेगा, 3 डिग्री को करेगा, फिर 2 डिग्री को करेगा, फिर 1 डिग्री को सिलेक्ट करेगा, है ना। तो सबसे मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो कहां से बनेगा, वो 3 डिग्री वाले से ही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब हमें मेजर प्रोडक्ट का परसेंटेज बताना है तो उसके लिए आपको एक सिलेक्टिविटी रेशियो ध्यान में रखना है, और ये अपने पास जो है वो सिलेक्टिविटी रेशियो होता है, सिलेक्टिविटी रेशियो, ठीक है। देखो क्या सिलेक्टिविटी रेशियो ये होता है कि एक तो है हमारे पास क्या, क्लोरीन, और एक है ब्रोमीन Br2, है ना। यहां तो है 3 डिग्री हाइड्रोजन और यहां है 2 डिग्री हाइड्रोजन और यहां है 1 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक। तो क्लोरीन के लिए ये रेशियो होता है 5:3.8:1। अभी मैं बताता हूं ये क्या है। इसके लिए ये रेशियो होता है 1600:82:1, ठीक है। ये एक छोटा सा सिलेक्टिविटी रेशियो है जो कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब ये क्या है,
तो आप इसको देखो यूं समझ सकते हो कि यार देखो, एक तो क्लोरीन जो है ना, देखो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस कौन सा हाइड्रोजन को चूज करने की है, तो वो 3 डिग्री हाइड्रोजन को जो है वो दोनों में सबसे ज्यादा रेशियो यहीं पर मिल रहा है। कहने का मतलब आप ये मानो कि अगर 100 बार अटैक होगा ना, या अगर जो है वो 10 बार अटैक होगा, तो 10 बार अटैक होगा तो 3 डिग्री हाइड्रोजन पर सबसे ज्यादा अटैक होगा, फिर 2 डिग्री पर, फिर 1 डिग्री पर। ठीक ऐसे ही ये Br2 सबसे ज्यादा अटैक करेगा 3 डिग्री पर, फिर 82 यानी कि 2 डिग्री पर, फिर किस पर, 1 डिग्री पर। अब इन दोनों में हम कंपैरिजन करें तो मैंने कहा ज्यादा रिएक्टिव जो है वो कम सिलेक्टिव होता है। कि यार देखो, क्लोरीन भी 3 डिग्री पर अटैक करेगा और ब्रोमीन भी 3 डिग्री पर अटैक करेगा, लेकिन ज्यादा एग्रेसिवली अटैक कौन करेगा, ब्रोमीन, है ना। तो क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, सिलेक्टिव कम है। ब्रोमीन जो है वो क्या है, एक तरीके से ज्यादा कम रिएक्टिव है, ज्यादा सिलेक्टिव है। ठीक है, तो मोर रिएक्टिव विल बी लेस सिलेक्टिव। कि भाई दोनों ही 3 डिग्री पर जो है वो रिएक्शन करेंगे, लेकिन ज्यादा एग्रेसिवली रिएक्शन कौन करेगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो वो 3 डिग्री को चूज करने में नखरे करेगा ब्रोमीन की, यार ब्रोमीन को जो है वो 2 डिग्री भी मिल रहा है, 1 डिग्री भी मिल रहा है, ब्रोमीन जो वो आराम से चूज करेगा, पहले देखेगा, बाद में जो है वो 3 डिग्री पर जो वो जाके अटैक करेगा। तो ब्रोमीन जो है ना, Br2 की सिलेक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लोरीन की सिलेक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। जबकि रिएक्टिविटी क्लोरीन की क्या होती है, ज्यादा होती है। आपको ये रेशियो ध्यान में रखना, और इसी रेशियो से हम क्या करते हैं, परसेंटेज बताते हैं प्रोडक्ट की। अब यार ये काम हम कैसे करें, कि हमें तो प्रोडक्ट का परसेंटेज बताना है ना, तो देखो कैसे हम परसेंटेज बताएंगे, इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। बहुत ही आसान सा काम है, देखिएगा। हाँ तो देखो भाई, कि जैसे एक कंपाउंड है हमारे पास, एक कंपाउंड से हम बात करते हैं ना, एग्जांपल से ही इसको हम समझते हैं। तो जैसे CH3, CH2 और ये CH3, ठीक है। और इस कंपाउंड की रिएक्शन हम इसका क्लोरीनेशन करवा रहे हैं, मान लो Cl2H, है ना। और मोनो हेलोजिनेशन ही हमें करवाना है। ये जितनी भी बातें मैं कर रहा हूं, ये सारी की सारी मोनो हेलोजिनेशन के लिए ही है, ठीक। तो जब रिएक्शन हुई, तो 2 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। कि भाई हो सकता है कि क्लोरीन जो है यहां से 1 डिग्री हाइड्रोजन पर रिएक्शन कर ले, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, है ना। इसको मैं बोल देता हूं प्रोडक्ट ए, और साथ में जो है वो ये वाला भी प्रोडक्ट बनेगा, CH3CH, और ये CH3 और ये Cl, ये हो गया प्रोडक्ट बी। अब मेजर कौन सा होगा, तो हमें पता है कि यार मेजर तो कौन सा होगा, मेजर तो जो है ये बी वाला ही मेजर रहेगा, है ना। क्यों, क्योंकि 2 डिग्री ज्यादा फ्री रेडिकल जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है, और ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल पर रिएक्शन होगी तो ये वाला ही क्या रहेगा, मेजर रहेगा। अब क्योंकि ये वाला मेजर है, हमें तो परसेंटेज भी बताना है कि यार परसेंटेज कितना है। तो देखो कि अगर आपको यील्ड बतानी है ना, परसेंटेज यील्ड, ठीक है, तो ये बताने का तरीका हमारे पास ये रहता है, देखना जरा, कि भाई सबसे पहले तो है सिलेक्टिविटी रेशियो, ठीक है, इनटू कि भाई जो भी उस हाइड्रोजन का सिलेक्टिविटी रेशियो है ना, और फिर जो इनटू आपको करना है नंबर ऑफ सेम टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, टाइप्स ऑफ H हाइड्रोजन, ठीक है। इसको मान लो मैं बोल देता हूं X, इसको मैं बोल देता हूं Y। फिर जो है वो नीचे हमारे पास आ जाएगा X + Y फॉर ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है, और इनटू कर दो इसको कितना, 100 से। देखो ये परसेंटेज यील्ड निकालने का अपने पास तरीका होता है। अब ये तो मैंने जो है वो क्या लिखा है, केवल फॉर्मूला लिखा है, इसको अप्लाई कैसे करना है तो आप देखना जरा, कि सबसे पहले फॉर प्रोडक्ट ए, तो जो अपना ए प्रोडक्ट है ना, उसके लिए मुझे बताओ सिलेक्टिविटी रेशियो, है ना, ऑफ हाइड्रोजन। मुझे बताओ ए प्रोडक्ट जो बना है वो किस तरीके के हाइड्रोजन से बना है, 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटाने से बना है, और क्लोरीन के साथ 1 डिग्री हाइड्रोजन का सिलेक्टिविटी रेशियो कितना है, 1। तो भैया इसके लिए जो है वो मैं सबसे पहले x की वैल्यू निकालूंगा। x की वैल्यू तो कितनी आ गई, 1 आ गई। चलो ठीक है, कि सिलेक्टिविटी रेशियो कितना आया, इसके लिए 1 आया, है ना, 1 डिग्री हाइड्रोजन था। फिर इसके बाद में नंबर ऑफ सेम टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, कि मुझे बताओ कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, कितने हाइड्रोजन को हटाऊं कि सेम प्रोडक्ट बने। तो इस मॉलिक्यूल में देखो, इन तीनों में से किसी भी हाइड्रोजन को हटा दो, ये ही सेम प्रोडक्ट बनेगा। मोनोहेलोजिनेशन से ये ही सेम प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इन तीनों को हटा दो तो भी यही बनेगा। तो इस तरीके के कितने हाइड्रोजन है जिनको हटाने से ये सेम प्रोडक्ट बनेगा, ये नंबर ऑफ सेम टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां इस तरीके के जो है ना वो अपने पास 6 हाइड्रोजन है जिनको हटाने से ये सेम प्रोडक्ट बनेगा। और हमें वैल्यू चाहिए किसकी, x × y की, ऊपर की तरफ। तो x × y, भैया जी ये हमारे पास आ गया 1 × 6, बोले तो कितना, 6। दिस इज फॉर प्रोडक्ट ए, ठीक। फिर इसके बाद में सेम टू सेम फॉर
प्रोडक्ट बी, कि यार बी के लिए जो है वो हमें यही काम करना है, सेम टू सेम यही काम हम बी के लिए करना चाहते हैं। तो आप देखो बी के लिए सबसे पहले एक्स क्या है, सिलेक्टिविटी रेशियो, कि बी जो है ना, आप बताओ कि बी कहां पर बन रहा है, 2 डिग्री पर बन रहा है, और 2 डिग्री हाइड्रोजन क्लोरीन का सिलेक्टिविटी रेशियो कितना होता है, 3.8। तो एक्स की वैल्यू तो आई 3.8। वाई की वैल्यू हम चेक करते हैं कि भैया इस कंपाउंड में ऐसे कितने हाइड्रोजन है जिनको हटाने पर सेम टू सेम ये वाला कंपाउंड बनना चाहिए। तो इस कंपाउंड में ऐसे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन है, तो वाई की वैल्यू आ गई कितनी, 2, और हमें तो वैल्यू चाहिए एक्स इंटू वाई की, तो एक्स इंटू वाई 2 इंटू 3.8, ये कितना आ जाएगा, 7.6 आ जाएगा। ठीक, अब देखना कि हम तो परसेंटेज बताना चाहते हैं, और परसेंटेज बताने के लिए आपको देखो परसेंटेज यील्ड अगर बतानी है तो इसका फॉर्मूला जो मैंने आपके सामने लिखा है, बताया है कि परसेंटेज यील्ड हम कैसे बताते हैं। तो सबसे पहले परसेंटेज यील्ड ऑफ ए, जैसे मान लो मुझे ए का परसेंटेज बताना है, ठीक है, तो ए का परसेंटेज बताने के लिए परसेंटेज ऑफ ए, तो देखो ऊपर तो क्या आएगा, ऊपर तो मैंने लिख रखा है कि भाई ए इंटू बी, तो ए के लिए ए इंटू बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या एक्स इंटू वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए के लिए एक्स इंटू वाई की वैल्यू है कितनी, 6, तो ये तो आया 6, डिवाइड बाय नीचे देखो क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई, है ना, मतलब ये है कि भाई नॉट एक्स प्लस वाई, इसको मैं थोड़ा सा ठीक करता हूं, है ना, द सम ऑफ, दिस इज द सम ऑफ x इंटू वाई, ठीक है, फॉर ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है, दिस इज द सम ऑफ फॉर ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है, कि भैया हमने सब सारे प्रोडक्ट के लिए x इंटू वाई की वैल्यू निकाली ना, x इंटू वाई, तो इसके लिए x इंटू वाई कितना है, 6, इसके लिए x इंटू वाई कितना है, 7.6। आपको क्या करना है, जितने भी प्रोडक्ट है सबके लिए x इंटू वाई का सम, यानी कि 6 प्लस 7.6 ये करना है। तो 6 प्लस 7.6 कितना हो गया, है ना, इंटू 100 कर दो, तो ये हमारे पास आ रहा है कितना, 13.6 इंटू 100, इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आएगा 44.11 के आसपास, ठीक है। तो ये तो परसेंटेज है अपने पास किसका, ए का, कुछ नहीं करना, मैं वापस से बता देता हूं आपको, तो x इंटू वाई निकालना है। x क्या है, सिलेक्टिविटी रेशियो है, और y क्या है कि यार ऐसे कितने हाइड्रोजन है जिनको हटाने पर सेम कंपाउंड बनेगा, वो y है। तो ये निकाल लो, हर एक प्रोडक्ट के लिए आपको ये वैल्यू निकालनी है, जो भी वैल्यूज आती है उनको ऐड करो, है ना, तो उसमें से जैसे टोटल जो कितना 13.6, अब 13.6 में से ए का हिस्सा कितना है, 6 है, तो 6 बाय 13.6 इंटू 100, है ना, सेम टू सेम ऐसा ही परसेंटेज ऑफ बी अगर ये बताना है तो मुझे बताओ टोटल कितना 13.6, इसमें से बी का हिस्सा कितना है 7.6 इंटू कर दो कितना 100, ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 55.8 के आसपास, है ना। तो ये है भैया, आप जोड़ोगे तो 99.9 के आसपास आ जाएगा, ये काफ़ी लंबा, जो आगे तक इसको सॉल्व करोगे तो पूरा कन्फर्मली मतलब एग्जैक्ट आंसर भी आ जाएगा। तो आप देखोगे कि अप्रोक्सीमेटली 56%, और ये वाला कितना है 44%, ठीक है ना, कि जब रिएक्शन करवाओगे 56% बी बनेगा इसमें, है ना, बनना भी चाहिए था। क्यों, क्योंकि बी जो है वो कैसा है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल है तो जल्दी बनेगा, ज्यादा बनेगा, तो इसलिए जो है मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, बी, ठीक। तो ऐसे ही जो है वो आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। एक एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूं, उसमें भी आपको यही काम करना है, देखना जरा, जैसे हाँ भाई, एक एग्जाम्पल हम ब्रोमीन का लेते हैं, है ना, सेम ऐसा ही एग्जाम्पल है, समझना। जैसे कि भैया कंपाउंड हमारे पास ये है CH3, ये CH, और ये है CH3, और ये है CH3, ठीक है, ये कंपाउंड है, और इस कंपाउंड की रिएक्शन जो है वो हमें करवानी है, इसका मान लो ब्रोमिनेशन करवाना है, और आपको पूछ लिया कि प्रोडक्ट जो है वो परसेंटेज क्या होगा। जैसे मान लो यहाँ पर Br2 और ये HNO, ये सारी चीज़ें जो है वो हम केवल मोनोब्रोमिनेशन के लिए जो है बताएंगे, हम डाई और ट्राई के लिए भी बता सकते हैं, लेकिन वो हमें नहीं पढ़ना है।
तो मोनोब्रोमिनेशन के लिए ही हमें बताना है। तो आप देखो कितने तरीके के प्रोडक्ट बन सकते हैं। देखो यहां से हाइड्रोजन हटा दो आप, चाहे यहां से हटा दो चाहे यहां से हटा दो, एक ही बात होगी। तो एक प्रोडक्ट तो ये वाला बनेगा CH3, यहाँ आएगा CH, यहाँ आएगा CH3, यहाँ CH2 और ये Br, एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा। एक इसमें जो है वो ये 3 डिग्री से भी हाइड्रोजन हम हटा सकते हैं, तो 3 डिग्री से हाइड्रोजन हटाएंगे तो यहाँ आएगा CH3 और यहाँ पर क्या आएगा Br। ठीक है, ये इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। अब भाई इन दोनों प्रोडक्ट में हमें तो क्या बताना, परसेंटेज बताना है। तो सबसे पहले इसको मान लो A, इसको मान लो B, तो मैं क्या बोलूंगा, 4 प्रोडक्ट A। तो प्रोडक्ट A के लिए मुझे बताओ X कितना है। X क्या होता है, सिलेक्टिविटी रेशियो होता है। अब ब्रोमीन का, ये हाइड्रोजन की डिग्री कौन सी है, 1 डिग्री है ना, तो ब्रोमीन का 1 डिग्री हाइड्रोजन के लिए सिलेक्टिविटी रेशियो कितना होता है, 1 होता है ना। अब ये तो हो गया X। अब Y, तो इस तरह के कि कितने हाइड्रोजन है कंपाउंड में, कि भाई इनको हटाने पर ऐसे कितने हाइड्रोजन है जिनको हटाने पर केवल ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो आप देखो इन तीनों में से किसी को हटा दो, है ना, यही प्रोडक्ट बनेगा। ये तीन, ये टोटल 9 हाइड्रोजन ऐसे हैं कि किसी भी एक हाइड्रोजन को अगर आप हटाओगे तो सेम प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां पर जो ऐसे हाइड्रोजन कितने हैं, 9। तो यहां से अगर मैं X इंटू वाई की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो प्रोडक्ट A के लिए X इंटू वाई कितना आएगा, 9 आएगा। फिर ठीक ऐसे ही 4 प्रोडक्ट B X, सबसे पहले X चेक करते हैं। भैया जी ध्यान दो जरा, X क्या है, सिलेक्टिविटी रेशियो। तो ब्रोमीन के लिए 3 डिग्री हाइड्रोजन का सिलेक्टिविटी रेशियो कितना होता है, 1600 होता है, यह है 1600। Y, तो Y की वैल्यू जो कितने हैं, ऐसे कितने हाइड्रोजन है जिनको हटाने पर यही सेम प्रोडक्ट बनेगा। तो भैया इस तरीके का तो हमारे पास केवल एक ही हाइड्रोजन है, तो ऐसे एक हाइड्रोजन है और X इंटू वाई की वैल्यू हमें चाहिए, तो X इंटू वाई की वैल्यू चाहिए, तो ये आ जाएगा कितना, 1600। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें, तो सबके लिए जो x प्लस वाई चाहिए था, तो x प्लस वाई चाहिए। तो भैया इसको जो है वो मैं मिटा रहा हूं, परसेंटेज चाहिए ना सबका, तो परसेंटेज का तो काम आसान सा है। टोटल कितना हो गया, 1609 हो गया टोटल। अब अगर परसेंटेज ऑफ A बताना है तो टोटल तो है 1609, इसमें से ये कितना है, 9 इंटू कितना कर दो, 100। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ B बताना है तो इसमें से कितना है, ये 1600, नीचे कितना आया, 1609 इंटू कितना, 100। ये लो जी, ये परसेंटेज आ गया। आसान सा काम है। यहां पर आप देखना जरा कि ये तो ऑलमोस्ट कितना आ रहा है, आप इसको सॉल्व करो, 99% के आसपास आएगा, है ना। और ये वाला जो है वो कितना, 1% से भी बहुत कम आएगा। तो कहने का मतलब ये 3 डिग्री वाला जो ऑलमोस्ट कंटेनर में कौन रहेगा, 3 डिग्री वाला प्रोडक्ट ही रहेगा, और ये वाला ही क्या रहेगा, मेजर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहां से जो परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। यही अपने पास है क्या, रिएक्टिविटी या रिलेटिव रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये एक कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। अब भैया जी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना वो अब हम पढ़ेंगे, और वो है हेलोजिनेशन जो हम करवा रहे हैं, इससे क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है, जैसे कल की क्लास में मैंने आपको कहा था कि हेलोजिनेशन का जो कंसेप्ट है ना, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन कम आता है, इसको आइसोमेरिज्म से रिलेट करके बाद में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई कितने आइसोमर बनेंगे, मोनो हेलोजिनेशन से कितने बनेंगे, डाई हेलोजिनेशन से कितने बनेंगे। ठीक है ना, देखो जरा एक क्वेश्चन से इसको हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि भैया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, बाय मोनोक्लोरिनेशन ऑफ गिवन कंपाउंड्स। ठीक है, आपको कुछ कंपाउंड दिए हैं और आपको क्या करना है, उनका मोनोक्लोरिनेशन करवाना है, और मोनोक्लोरिनेशन से कितने प्रोडक्ट बनेंगे। आप कोशिश करना भाई पहले स्ट्रक्चरल बताओ, है ना, स्ट्रक्चरल तो बता ही देंगे, फिर स्टीरियो भी बताने हैं। स्टीरियो के लिए आपको कायरल कार्बन चेक करने होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए, है ना, सबसे पहला कंपाउंड मैंने आपको दे दिया, जैसे मान लो एन प्रोपेन, ठीक है, या केवल प्रोपेन, प्रोपेन में तो एन आइसो नहीं होता ही नहीं है ना। सेकंड जो है ना, ये है अपने पास एन ब्यूटेन। तीसरा जो है वो हम ले लेते हैं आइसोब्यूटेन, ठीक है, और चौथा जो है वो हम ले लेते हैं नियोपेंटेन।
ठीक है, ये 4 कंपाउंड है। अब इनका मोनो हेलोजिनेशन हमें करवाना है। जैसे यार प्रोपेन जो है ना, ये है हमारे पास CH3 CH2 और ये CH3। अब इसका क्लोरीनेशन करवाना है हमें, मोनोक्लोरीनेशन। आप देखो कि कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है, जितने डिफरेंट तरीके के हाइड्रोजन होंगे उतने प्रोडक्ट तो बनेंगे ही बनेंगे। तो यहां पर देखना, यहां से मैं हाइड्रोजन हटा सकता हूं, तो एक प्रोडक्ट तो ये वाला पॉसिबल हो गया। एक मैं बीच वाले से भी हाइड्रोजन हटा सकता हूं, तो एक प्रोडक्ट जो है वो ये वाला बन जाएगा। तो यहां पर टोटल कितने प्रोडक्ट मिले? टोटल 2 प्रोडक्ट मिले। ठीक है, तो इसमें जो 2 प्रोडक्ट मिले। अब चेक कर लो कि इन दोनों प्रोडक्ट में कोई ऑप्टिकली एक्टिव तो नहीं है। तो अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो भी हम शामिल कर लेंगे, और ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कायरल कार्बन हम पहले चेक करेंगे। तो इसमें तो कोई कायरल कार्बन नहीं है और इसमें भी कोई कायरल कार्बन नहीं है। तो टोटल 2 प्रोडक्ट बनेंगे, और दोनों के दोनों जो है वो क्या है? दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। आपको रिलेशन भी पूछ सकता है कि जो 2 प्रोडक्ट बनते हैं उनमें क्या रिलेशन होगा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे। स्ट्रक्चरल में भी कौन से होंगे? दोनों पोजिशनल आइसोमर्स होंगे। इसमें क्लोरीन 1 नंबर पे है, इस पे क्लोरीन 2 नंबर पे है। क्लियर है बात? यहां चेक करते हैं। एन ब्यूटेन है हमारे पास, एन ब्यूटेन CH3, ये CH2, ये CH2 और ये CH3 है ना। Cl2HNu के साथ हमने रिएक्शन करवाई। देखो जरा कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है। एक तो ये वाला बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 और ये Cl। एक भैया जी ये वाला भी तो बन सकता है, CH3 CH2 और ये CH Cl और ये CH3। देखो जरा, अगर आपने मान लो यहां से हाइड्रोजन हटाया, तो यहां से जब हाइड्रोजन हटाओगे तो वापस से ये वाला ही क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। और अगर आपने यहां से हाइड्रोजन हटा दिया तो ये वाला रिपीट हो जाएगा। तो यहां पर जो है वो टोटल प्रोडक्ट तो बने 2, स्ट्रक्चरल तो कितने बने? 2। लेकिन ध्यान से देखो, ये वाला कायरल कार्बन है, और ये अगर कायरल कार्बन है तो इसके 2 आइसोमर बन सकते हैं। यानी यहां 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो D बनेगा और साथ में इसका मिरर इमेज भी बनेगा, L भी बनेगा, है ना। तो भैया यहां पर 2 पॉसिबिलिटी हो गई ना। तो टोटल प्रोडक्ट कितने बने? टोटल 3 प्रोडक्ट बनेंगे। टोटल कितने? 3 प्रोडक्ट, है ना। उनमें 2 तो स्ट्रक्चरल आइसोमर है, और ये दोनों जो है वो आपस में क्या होंगे? जो है वो एक तरीके से आप बोलोगे ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, है ना। दोनों स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। ये दोनों कैसे होंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे, है ना। और ये दोनों आपस में कैसे होंगे? ये दोनों जो है वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। क्लियर है बात? चलो ठीक है। यहां आइसोब्यूटेन में चेक करते हैं भैया। आइसोब्यूटेन CH3 CH और ये CH3 और ये है अपने पास CH3। ठीक है, यहां पर प्रोडक्ट चेक करते हैं। वही Cl2HNu, है ना। कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है? अभी हमने बनाए थे इसके लिए तो CH3 और ये CH2Cl। एक तो ये प्रोडक्ट बन गया। चेक करो ये कायरल है या नहीं है। कोई कायरलिटी इसमें नहीं है, कायरल कार्बन नहीं है। दूसरा वाला प्रोडक्ट ये वाला भी तो बन सकता है। देखो कि यहां आ जाएगा Cl 3 डिग्री पर CH3 और ये CH3। भैया यहां पर मेजर की बात नहीं कर रहा है, आपको तो ये पूछ रहा है कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है। टोटल मेजर की बात नहीं कर रहा है। तो यहां पर जो टोटल कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है? टोटल 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक है, फिर देखो एन नियोपेंटेन। नियोपेंटेन के लिए मैं यहां पर कर रहा हूं। नियोपेंटेन जो है ना, CH3C और ये CH3, ये CH3 और ये CH3। ठीक है, इसका क्लोरीनेशन करवाओ। भैया नियोपेंटेन के सारे हाइड्रोजन कैसे हैं? सिमिलर है ना। 4 अपने पास जो इसमें क्या है? 1 डिग्री कार्बन है। चारों के चारों कैसे हैं? सिमिलर है। कहीं पर भी रिएक्शन करवा दो, एक हेलोजन हटा के आप कैसे भी रिएक्शन करवा सकते हो। CH3 और ये CH2 और ये Cl, केवल एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, ओनली 1 प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है ना। क्वेश्चन ऐसा देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव ओनली 1 प्रोडक्ट ऑन मोनोहेलोजिनेशन। तो नियोपेंटेन हो गया, केवल एक प्रोडक्ट आपको इससे मिलने वाला है नियोपेंटेन से। ठीक है, हमारे पास जितने भी साइक्लिक कंपाउंड है जैसे साइक्लोप्रोपेन हो गया, है ना, जैसे साइक्लोब्यूटेन हो गया, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, इन सब के मोनोहेलोजिनेशन से भी केवल एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे एक और एग्जांपल इसमें हम ले लेते हैं, है ना, जैसे साइक्लोहेक्सेन है मान लो। ठीक है, अब इसका जो है वो मोनो हेलोजिनेशन आपको करवाना है। तो क्या करेंगे? साइक्लोहेक्सेन और ये Cl2HNu मोनो हेलोजिनेशन करवाऊंगा। सारे कार्बन कैसे हैं? आइडेंटिकल है, सारे कार्बन सिमिलर है। कहीं से भी जो हो आप हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा दो, केवल एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, ओनली 1 प्रोडक्ट। ठीक है, यहां पर भी एक ही प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि इनमें से कौन सा मोनो हेलोजिनेशन पर केवल एक ही प्रोडक्ट देगा। ठीक है, तो ये तो है भैया मोनो हेलोजिनेशन। जैसे एक और क्वेश्चन हम इस पर करते हैं। एक कंपाउंड है, इसी को जो मैं कंटिन्यू कर देता हूं 6 नंबर लिख के।
एक कंपाउंड अपने पास है ना, इस कंपाउंड में आपको बताना है और केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताने हैं, ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। केवल स्ट्रक्चरल बताने कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे, मोनो हेलोजिनेशन या मोनो क्लोरिनेशन ही हमें करवाना है। अब देखना कि सबसे पहले ये और ये दोनों रिंग कैसी है, सिमिलर है, तो दोनों में से किसी भी एक रिंग पर आप सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हो। सबसे पहले यहां से हेलोजन हटा दो, एक तो यहां पर बन जाएगा, है ना। यहां से आपने क्या कर दिया, हाइड्रोजन हटाया और क्लोरीन लगा दिया। फिर भैया जी यहां पर भी तो हाइड्रोजन है, तो ये वाला हाइड्रोजन जो है वो हटेगा, क्लोरीन 2, ये वाला हाइड्रोजन हटा, यहां पर क्लोरीन तो यहां 3, ये वाला हाइड्रोजन हटा, क्लोरीन लगाओ 4, यहां पर कितने 5। अब यहां पर अगर आपने क्लोरीन लगाया तो ये वाला ही क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, है ना। और यहां पर क्लोरीन लगाया तो ये वाला रिपीट हो जाएगा। इस रिंग के किसी भी पोजीशन पर क्लोरीन लगा दो तो ये वाले वापस से क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। तो इसमें टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे, टोटल 5 प्रोडक्ट बनेंगे। केवल और केवल कौन से, स्ट्रक्चरल आइसोमर जो है वो कितने बनेंगे, 5 बनेंगे मोनो हेलोजिनेशन से। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन जो है वो ऐसा भी आ सकता है, देखो एक और देखते हैं, एक डाई क्लोरिनेशन का देख लेते हैं, फिर ये हेलोजिनेशन की रिएक्शन जो है ना वो यहां पर खत्म हो जाएगी। एक दो जो है वो अलग रिएक्शन और देखेंगे, देखिएगा। जैसे क्वेश्चन ये है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आफ्टर डाई हेलोजिनेशन या डाई क्लोरिनेशन ऑफ, ठीक है। पहला आपको दे दिया प्रोपेन, दूसरा आपको दे दिया भैया साइक्लो प्रोपेन, ठीक है। आपको जो है वो क्या करना है एक तरीके से, या इसको थोड़ा सा और ठीक कर देते हैं, देखना। इसको मैं कर देता हूं मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, है ना, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब देखो कि भाई क्या है ये। सबसे पहले प्रोपेन की बात करें तो प्रोपेन है CH3 CH2 CH3। आपको तो डाई हेलोजिनेशन करवाना है, देखो कैसे कैसे करवा सकते हैं हम डाई हेलोजिनेशन, Cl2H, दोनों के दोनों हाइड्रोजन में इस कार्बन से हटा दूं तो पहला तो डाई हेलो प्रोडक्ट ये बन जाएगा, इसका नाम होगा भैया एक तरीके से थाइलिडीन क्लोराइड, है ना, सॉरी प्रोपाइलिडीन क्लोराइड, है ना। तो जो ये रेडिकल होता है ना, एक ही कार्बन से 2 वैलेंसी खाली होती है, इसके लिए आइलिडीन वर्ड काम में लेते हैं हम। फिर दूसरा जो है वो अपने पास ये भी पॉसिबिलिटी है CH3CH, और ये है CH2, यहाँ Cl आया, यहाँ Cl आया, भैया जी ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, और ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो इसके 2 फॉर्म बन जाएंगे, एक तो D बनेगा और साथ में जो इसका L भी बनेगा। एक ये भी पॉसिबिलिटी है CH3CH2 और ये CH2Cl, और यहाँ पर भैया ये CH2Cl, देख लो एक ये भी तो बन सकता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि CH3 ये आया Cl और ये CH3, देख लो जरा कि ये भी पॉसिबिलिटी है ना। तो कितने बन गए इसके, 1 2 3 4 एंड 5, टोटल कितने बने, 5 बने। इसके अलावा और कोई चेक कर लो, और कोई आपको लग रहा है कि सर ये वाला, अगर आप इन दोनों पर जोड़ोगे तो ये वाला ही क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसमें टोटल 5 प्रोडक्ट बनेंगे स्टीरियो के साथ। अगर केवल आप स्ट्रक्चरल काउंट करोगे तो केवल स्ट्रक्चरल कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, है ना। फिर देखो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन की बात करें तो भैया मिथाइल साइक्लोप्रोपेन हमारे पास होता है ये। अब इसमें देखना कितने बनेंगे, क्या डाई हेलोजिनेशन करवाना है, डाई क्लोरिनेशन करवाना है। सबसे पहले तो डाई क्लोरिनेशन करवाऊंगा तो Cl एक ये बन गया। डाई क्लोरिनेशन अगर आप करवाओगे तो CH2, ये Cl और ये Cl, देख लो जरा एक ये बन जाएगा। डाई क्लोरिनेशन अगर आप करवाओगे तो ये CH2Cl और ये Cl, एक ये बन जाएगा। भैया इसको यहाँ पर लगा दो चाहे यहाँ पर लगा दो, एक ही बात होगी, रिपीटेड होगा वो तो। फिर डाई क्लोरिनेशन अगर आप करवाओगे तो भैया मेरे एक ये बन जाएगा Cl और Cl। ये वाला क्लोरीन चाहे यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, एक ही बात होगी। डाई क्लोरिनेशन अगर आप करवाओगे तो एक प्रोडक्ट ये वाला बन जाएगा Cl। डाई क्लोरिनेशन अगर आप करवाओगे तो एक प्रोडक्ट ये वाला बन जाएगा Cl। अब हो सकता है इनमें से कुछ ऑप्टिकली एक्टिव हो, यहाँ हम केवल स्ट्रक्चरल काउंट कर रहे हैं, ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स,
ठीक है, क्योंकि अगर आप जो उस पर जाओगे स्टीरियो कितने बनेंगे तो वो तो कोई गिनती नहीं होगी बाद में, क्योंकि इनमें से बहुत सारे जो जीआई भी होगी, फिर उनमें पीओएस सीओएस भी चेक करना पड़ेगा, तो स्ट्रक्चरल ही काउंट करने हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 टोटल 6 जो है बनेंगे। हो सकता है एक आधा कोई मिस हो जाए, आप चेक कर लेना दोबारा, है ना। तो ये है भैया अपने पास हैलोजिनेशन की रिएक्शन। जैसा भी क्वेश्चन आ सकता है वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आप क्या क्या आप इसमें ध्यान रखोगे, एक तो रिएक्शन की मैकेनिज्म कौन सी होती है, एफएसआर होती है। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन ये क्या है, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। आयोडीन के साथ रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। उसको जो है वो आगे या फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाने के लिए हमें उसमें क्या मिलाना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाने पड़ते हैं, जैसे HiO3, HiO4, है ना, HNO3 मिला सकते हो, HgO मिला सकते हो। ये सारी चीजें आपको उसमें ऐड करनी पड़ेगी। फिर जो है वो हैलोजिनेशन में आपको इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है बात। फिर देखो इसी का हैलोजिनेशन का ही एक पार्ट है, हमारे पास दो रिएजेंट है, एक तो है भैया NBS और एक हमारे पास रिएजेंट है NCS। कहने का मतलब एक तो होता है N ब्रोमोसक्सिनामाइड और एक हमारे पास होता है N क्लोरोसक्सिनामाइड। देखो क्या होते हैं दोनों के दोनों। हाँ जी, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपना यही है, NBS एंड NCS। ठीक है, तो देखो NBS तो क्या है, तो NBS ये होता है N ब्रोमो सक्सिनामाइड। ठीक है, अब यार ये क्या है, N ब्रोमो सक्सिनामाइड क्या है, देखो ये जो कंपाउंड है ना इसको हम बोलते हैं NBS, N ब्रोमो सक्सिनामाइड। ठीक है, और एक है अपने पास NCS, ये होता है N क्लोरोसक्सिनामाइड। ठीक है, और इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। ठीक है, और ये जो दोनों के दोनों कंपाउंड है ना इनका एक ही काम होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये आपको Br फ्री रेडिकल देगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये Cl फ्री रेडिकल देगा। अब ये दोनों कंपाउंड क्या करेंगे ये भी समझना कि भैया NBS एंड NCS बोथ आर यूज्ड फॉर एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि भैया ये दोनों के दोनों एक ही काम करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन का काम करते हैं। कहने का मतलब ये कि जो एलाइलिक कार्बन होगा ना उस पर ये FSR रिएक्शन से क्या करेंगे, या तो Br जोड़ेंगे या फिर क्या जोड़ेंगे, Cl जोड़ेंगे। मैकेनिज्म जो है ना वही है, वो 3 स्टेप में, वो सारा सब कुछ सेम है। बस यहां पर इतना ही ध्यान में रखना, दोनों का काम एक ही है और वो है आपको Br फ्री रेडिकल प्रोवाइड करवाना और Cl फ्री रेडिकल प्रोवाइड करना। और रिएक्शन कहां होगी, तो या तो एलाइलिक कार्बन पर होगी और बेंजाइलिक कार्बन, इनके अलावा किसी कार्बन पर रिएक्शन नहीं होगी। अब यार ये एलाइलिक कार्बन क्या होता है, तो ध्यान दो जरा, बहुत बार ये बात आ चुकी है कि डबल बॉन्ड फिर इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन, डबल बॉन्ड के आगे वाला कार्बन, डबल बॉन्ड से जस्ट आगे वाला जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन है ना इसको हम बोलते हैं क्या, एलाइलिक कार्बन। तो ये वाला कार्बन तो होगा क्या, एलाइलिक कार्बन। ठीक है, और बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है, तो भैया बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन, ये बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है, तो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन होता है और डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन क्या होगा, एलाइलिक कार्बन होगा। तो क्या करना क्या है आपको, देखो कि जैसे एरो पर लिखा हुआ है NBS, ठीक है, या यहां पर एरो पर लिखा हुआ है NCS, तो सिंपल सा काम, NBS अगर है तो ब्रोमीन जोड़ देना, NCS अगर है तो क्लोरीन जोड़ देना। तो ये वाला जो कार्बन है ना ये कैसा है, यही तो एलाइलिक कार्बन है, तो यहां रिएक्शन होगी और क्या जुड़ेगा, यहां पर तो Br जुड़ेगा और यहां इसमें रिएक्शन होगी, यहां पर क्या जुड़ेगा, Cl। तो इन दोनों का काम यही होता है कि मान लो अगर आपको ये वाला कंपाउंड दिया है जैसे CH3 दिया है और यहां पर लिखा है भैया NBS
और यहां पर लिखा है NCS, है ना। तो NBS तो क्या करेगा, इसी बेंजाइलिक कार्बन पर CH2 और ये Br हाइड्रोजन हटाएगा, वही FSR मैकेनिज्म से रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन हटाएगा, ब्रोमीन जोड़ेगा। और NCS क्या करेगा, वही सेम टू सेम CH2 और यहां पर क्या जोड़ेगा, Cl जोड़ेगा। सिंपल सा काम है, ठीक है। फिर देखो जरा कि इसी कंपाउंड की हम जब बात कर रहे हैं यहां पर, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम यहां पर और देख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखो जी, टोलुइन है ना, टोलुइन, ठीक है। तो टोलुइन की रिएक्शन, ये टोलुइन है। एक तो यार यहां लिखा है NCS, ठीक है, जो कि अभी हमने पढ़ा है एन क्लोरोसक्सिनामाइड। एक जो है वो यहां पर लिखा है भैया जी Cl2H, ठीक है, Cl2H। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी, Cl2H वाली जो रिएक्शन है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अलग से देखेंगे। और एक रिएक्शन में यहां पर लिखा है Cl2 और साथ में Fe, ठीक है। अब देखना जरा कि Fe हो सकता है, यहां पर जो है वो FeCl3 हो सकता है, ZnCl2, कोई भी लुईस एसिड हो सकता है, ठीक है। तो NCS तो क्या करेगा, आपको जो है वो मोनो हेलोजिनेशन करेगा, और जो बेंजाइलिक कार्बन है यहां पर क्लोरीन जोड़ेगा, ठीक है। Cl2H, भैया जी Cl2H की प्रेजेंस में यहां पर ही रिएक्शन होगी, इसी कार्बन पर रिएक्शन होगी। और इसी कार्बन पर रिएक्शन क्यों, क्योंकि Cl2H की प्रेजेंस में भी रिएक्शन जो है वो कौन सी होती है, FSR होती है। और रिएक्शन में जो ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल जहां पर बनेगा वहीं पर रिएक्शन होगी, तो यहां इस कार्बन पर ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा, तो यहां रिएक्शन हो गई। फिर आयरन Fe, भैया जी ये जो है ना आयरन, यहां ये है लुईस एसिड, और जो लुईस एसिड है इसको हैलोजन कैरियर भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या करता है, हैलोजन को कैरी करने का काम करता है। और यहां रिएक्शन जो है ना ESR, ये FSR है, ये भी रिएक्शन FSR है, लेकिन यहां रिएक्शन हो जाएगी कौन सी, ESR। ये पहले दोनों आपस में रिएक्शन करके आपको इलेक्ट्रोफाइल देंगे, कौन सा, Cl+, और ये हम ESR में पढ़ चुके हैं। और Cl+ अगर है तो यानी यहां पर रिएक्शन जो है ना वो बेंजीन रिंग पर होगी, CH3, यहां आएगा Cl, है ना, और यहां पर जो है वो हमारे पास आएगा Cl। ये लो जी, दो प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। ओवरऑल ये वाला प्रोडक्ट जो है यहां पर क्या होगा, मेजर रहेगा। क्लियर है बात। तो भैया ये कंडीशन है। मैं इस रिएक्शन की बात दोबारा करूंगा, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है इसी रिएक्शन से। भैया जी ध्यान से देखना जरा, ठीक है ना। इस रिएक्शन की बात हम अलग से करते हैं। देखो इसको तो मैं मिटा रहा हूं। हेलो, आवाज आ रही है, आवाज चेक करनी पड़ती है बार बार। देखो ये आपने नोट कर ही लिया होगा। हाँ जी, देखो कि भैया ऐसा है कि हमारे पास ये कंपाउंड है टोलुइन, ठीक है। टोलुइन की रिएक्शन Cl2H के साथ करवानी है, ठीक है। तो हमने इसके साथ रिएक्शन करवाई, किसके साथ, Cl2H के साथ। तो जब टोलुइन की रिएक्शन Cl2H के साथ हमने करवाई, मैंने कहा मोनोहेलोजिनेशन भी हो सकता है, CH2Cl मोनोहेलोजिनेशन हो गया। यहां पर डाई हेलोजिनेशन भी हो सकता है, ठीक है, ये CH, ये Cl और ये Cl, और यहां पर ट्राई हेलोजिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। और आगे रिएक्शन चलेगी तो एक ही कार्बन पर ये Cl आ जाएगा, ये Cl आ जाएगा और ये Cl, ट्राई हेलोजिनेशन, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट कौन सा बनेगा वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, ऑप्शन पर डिपेंड करता है। नीट में जो क्वेश्चन था वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा क्या क्वेश्चन था। अगर ये जो कंपाउंड है ना, इसकी रिएक्शन आप करवा दो NaOH के साथ, ठीक है, तो यहां से आपको मिलेगा क्या, OH माइनस मिलेगा। और OH माइनस हमारा क्या रहेगा, न्यूक्लियोफाइल रहेगा। और ये न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां इसको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। तो आप देखना यहां पर नेगेटिव है, यहां पर पॉजिटिव है, तो ये OH क्या करेगा, यहां से Cl को हटा देगा,
है ना, NSR रिएक्शन होगी, CH2 और ये OH रिएक्शन क्या होगी, NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हालांकि हमने पढ़ा नहीं है, हम FSR के बाद में NSR स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी के लिए इतना तो समझ सकते हो ना। तो ये रिएक्शन होगी, यहां पर क्या बनेगा, बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है, या बेंजिल अल्कोहल इसको आप बोल सकते हो, बेंजिल अल्कोहल, ठीक है। फिर यहां पर आते हैं भैया, अगर इस कंपाउंड की रिएक्शन आपने NaOH के साथ करवाई तो कितने Cl हट गए, 2 Cl हट गए, 2 OH आ गए, तो कंपाउंड ये बनेगा CH, ये OH और ये OH। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि एक कार्बन पर 2 OH क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल अपने आप क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा तो यहां पर प्रोडक्ट बनेगा क्या, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक। फिर अगर मान लो ट्राई हैलोजिनेशन होता है और इस कंपाउंड की रिएक्शन आप NaOH के साथ करवाते हो तो यहां पर तीनों के तीनों हैलोजन जो है वो किससे, OH से एक्सचेंज हो जाएंगे, ये OH। और अब इसमें जो है वो हमें पता है कि वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, यहां से बाहर हो जाएगा, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा तो यहां पर क्या बनेगा भैया, COOH, यानी कि बेंजोइक एसिड। अब देखना कि नीट में जो क्वेश्चन आया था ना वो ये वाला था, ये वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसा था, जैसे उसी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि टोलुइन है, ठीक है, यहां रिएक्शन हुई Cl2H, ठीक, बना क्या, A। फिर आगे जो है ना रिएक्शन इसकी करवा दी आपने NaOH के साथ, यहां पर जो है वो ये बन गया अपने पास बेंजल्डिहाइड, CHO। और आपको पूछ लिया कि A जो है ना वो क्या होगा। अब यार देखो ऑप्शन जो है ना वो आप ये मानो कि इसी के अकॉर्डिंग सेट हो गए कि बेंजल्डिहाइड कब बनेगा, जब यहां पर डाई हैलोजिनेशन होगा। अगर मान लो यहां पर जो है ना COOH दे देता, मतलब इसी के सिमिलर क्वेश्चन था नीट में जो आया था, वो एग्जैक्टली ऐसा था, ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा, इसी के सिमिलर था। अगर मान लो यहां पर बेंजोइक एसिड दे देता तो एक ही जगह ये हो जाता, अगर यहां पर मान लो बेंजिल अल्कोहल दे देता वहां लास्ट में, तो एक ही जगह जो है ये हो जाता, एक ही जगह ये होता। तो मोनो भी हो सकता है, डाई भी हो सकता है, ट्राई भी हो सकता है। यहां पर A क्या होगा, तो यहां पर A होगा, क्योंकि लास्ट में क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है ना, तो लास्ट में एल्डिहाइड बन रहा है, तो यहां पर जरूर क्या हुआ होगा, डाई हैलोजिनेशन हुआ होगा। क्लियर है बात। तो ये है भैया अपने पास टोलुइन का केस। और देखो इस पर हम बात कर रहे हैं NBS और NCS की, ठीक है ना, और एग्जांपल देखते हैं इस पर। हाँ जी, देखो कि भाई रिएक्शन की मैकेनिज्म मैं बार बार बता चुका हूं, कौन सी है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। आपको फ्री रेडिकल बनाना है और फिर जो है वो क्या करना है, NBS अगर है तो ब्रोमीन जोड़ दो, और अगर NCS है तो क्या जोड़ दो, क्लोरीन जोड़ दो, सिंपल सा काम है। देखो भाई कई बार जो है ना ऐसा एग्जांपल दे दिया आपको, एक एग्जांपल लेते हैं इसी में, ठीक है, ये एक एग्जांपल है, और अब इसमें आपको जो है वो क्या करवाना है, रिएक्शन करवानी है, ठीक है, NBS की रिएक्शन करवानी है, मान लो NBS, और आपको पूछ लिया कि इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे, या अगर ऑप्शन दिया तो आपको जो 4 ऑप्शन देगा, आपको बोलेगा इनमें से कौन सा वाला प्रोडक्ट बन सकता है या कौन सा वाला प्रोडक्ट नहीं बन सकता NBS की रिएक्शन में, ठीक है। तो आप समझो इस कार्बन को इस बार इसने लेबल कर दिया, इसको स्टार लगा के दे दिया है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें ये तो पता है कि यार जो NBS NCS होते हैं ये एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है। ये वाला कार्बन एलाइलिक है, बॉन्ड को ब्रेक करो, सबसे पहले फ्री रेडिकल बनाओ, तो ये फ्री रेडिकल बनेगा, और अगर ये फ्री रेडिकल बना तो यहां पर जो है ना ये स्टार वाला कार्बन है, Br यहीं पर जुड़ेगा, तो एक तो ये प्रोडक्ट बन गया। अब ध्यान दो जरा कि डबल, सिंगल और ये फ्री रेडिकल, इस फ्री रेडिकल में रेजोनेंस भी तो पॉसिबल है, तो क्योंकि इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है तो इसमें रेजोनेंस हो सकता है कि यार बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन तो इधर से आए और एक इलेक्ट्रॉन ये, तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये वाली बन सकती है भैया, ठीक है, कि ये हमारे पास डबल बॉन्ड इधर आ गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, और ये जो है वो अपने पास स्टार वाला कार्बन, जिस कार्बन को हमने लेबल किया था ये वो वाला कार्बन है। कि भाई रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करते हैं तो उनमें कभी भी एटम्स की पोजीशन थोड़ी ना बदलती है, एटम्स की पोजीशन तो सेम रहती है। तो इसमें भैया ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जितनी पॉसिबिलिटी इसके बनने की उतनी पॉसिबिलिटी इसके बनने की भी है। यहां पर फ्री रेडिकल बनेगा
और भैया जी ये वाला प्रोडक्ट भी बन सकता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस साफ दिख रहा है कि यार यहां स्टार वाले कार्बन से Br जुड़ा है और यहां पर जो बिना स्टार वाले कार्बन से Br जुड़ा है। हालांकि दोनों कंपाउंड का IUPAC नेम सेम है, बस इसी लेबलिंग के बेसिस पर इनको क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। फिर देखो कि जैसे एक एग्जांपल हम और लेते हैं कि जैसे ये वाला एग्जांपल है, ठीक है। रिएक्शन हमें वही NBS की इसके साथ करवानी है। NBS की रिएक्शन कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है हमें तो ये चेक करना है। ध्यान से देखना जरा कि सबसे पहले तो आप एलाइलिक कार्बन ढूंढो, एलाइलिक कार्बन कौन सा होगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन, भैया ये तो खुद डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये वाला कार्बन एलाइलिक नहीं है। डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन एलाइलिक होगा। डायरेक्टली ये जुड़ा है, ये जुड़ा है, ये दोनों कार्बन एलाइलिक है। ये भी कार्बन कैसा है, एलाइलिक, ठीक है। ये दोनों कार्बन कैसे हैं, एलाइलिक है। अब दोनों में से कहीं पर भी रिएक्शन करवा दो, दोनों कैसे हैं, सिमिलर है। लेकिन पहले हम फ्री रेडिकल बना के चेक करते हैं। तो भैया मेरे एक तो ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा, देखो ऊपर बना दो चाहे फ्री रेडिकल नीचे बना दो एक ही बात है। तो इसमें जब प्रोडक्ट बनेगा तो एक तो ये वाला प्रोडक्ट पॉसिबल है, यहाँ CH2 और यहाँ पर क्या आया Br, ये वाला प्रोडक्ट तो बना ही बना। साथ में क्योंकि ये एलाइलिक है तो इसमें रेजोनेंस भी हो सकता है। देखो डबल सिंगल लोन पेयर या अपने पास ओड इलेक्ट्रॉन, तो भैया जी एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर से आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ना वो ऐसी बनेगी। यहाँ आएगा CH2 फ्री रेडिकल और ये डबल बॉन्ड। अब जितनी प्रोबेबिलिटी इसके बनने की उतनी प्रोबेबिलिटी इसके बनने की भी है। इसका मतलब एक प्रोडक्ट ये वाला भी बनेगा अपने पास, CH2Br। तो ऐसा भी हो सकता है, और भी पता नहीं बहुत सारी अलग अलग तरीके की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, भैया जी ये अपने पास है NBS की हमें रिएक्शन करवानी है। सबसे पहले जो आपको एलाइलिक कार्बन ढूंढना है। तो साफ दिख रहा है भैया ये बीच वाला कार्बन क्या होगा, एलाइलिक होगा। ये है अपने पास क्या, एलाइलिक कार्बन। तो यहाँ रिएक्शन अगर होती है ना, फ्री रेडिकल बनेगा तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। कैसे बनेगा कि इसमें फ्री रेडिकल ये वाला बना ना, ये फ्री रेडिकल बना, ठीक है। तो ये फ्री रेडिकल बना तो इससे यही प्रोडक्ट बनेगा। अब भाई इसमें आगे क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। रेजोनेंस कैसे, डबल सिंगल ओड इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इधर से आया, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला खुद हो गया, तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ये वाली बनेगी भैया, डबल बॉन्ड और ये यहाँ पर ओड इलेक्ट्रॉन। चेक कर लो जरा, ये इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी। और ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अगर बनती है तो इससे जो है वो प्रोडक्ट हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट भी बन सकता है, ये Br। तो इसमें भी जो है कितने प्रोडक्ट मिले, 2 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। तो ये है अपने पास क्या, NBS और NCS। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। फिर देखना एक दो जो है वो इंपॉर्टेंट एग्जांपल और है ना, इसी से रिलेटेड। हम देखो एग्जांपल कोई भी नहीं छोड़ेंगे, जो भी एग्जाम में आ सकता है, NCERT से रिलेटेड है, सारी चीजें जो वो हम यहां पर कवर करेंगे, देखिएगा। हाँ भाई, कि भैया ऐसा है, एक कंपाउंड है अपने पास, थोड़ा सा अलग एग्जांपल है तो ध्यान में रखना है। ये कंपाउंड है, क्या है ये, प्रोपीन है, ठीक है। तो एक तो बात ऐसी है कि यार प्रोपीन की रिएक्शन आपने करवाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर Cl2 के साथ। एक प्रोपीन की रिएक्शन वही Cl2 के साथ आपने करवाई 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन हुई। हालांकि वैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी हाई टेम्परेचर होता है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में जो है रेस्पेक्टिवली टेम्परेचर क्या है, कम है ना। तो भैया देखो हाई टेम्परेचर जब होगा तो हाई टेम्परेचर पर तो सिग्मा बॉन्ड जो है ना वो ब्रेक हो जाएगा। ये वाला कार्बन कैसा है, देखो ये हाइड्रोजन है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। तो हाई टेम्परेचर पर तो ये सिग्मा बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। और सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहां रिएक्शन होगी, यहां Cl जुड़ेगा, ठीक है। तो यानी यहां रिएक्शन होगी कौन सी, FSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। कम टेम्परेचर है तो कम टेम्परेचर पर केवल पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। और पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां Cl जुड़ा, एक Cl यहां जुड़ा, यहां रिएक्शन होगी कौन सी, FAR, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये कंपाउंड ऐसा कंपाउंड है, हाई टेम्परेचर पर तो जो है वो FSR रिएक्शन देगा और एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। लो टेम्परेचर पर FAR रिएक्शन देगा और यहां पर कौन सी रिएक्शन होगी, एक तरीके से FAR रिएक्शन होगी, ठीक। फिर इसके बाद में देखो एक कंपाउंड और लेते हैं। हमारे पास कंपाउंड है भैया जी साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन की रिएक्शन एक तो हमने करवाई Cl2H-, हालांकि यहां पर मोनो हेलोजिनेशन हो सकता है, डाई हेलोजिनेशन भी हो सकता है, पॉली हेलोजिनेशन कैसा भी हो सकता है हेलोजिनेशन। तो
अब कौन सा वाला हमें करवाना है, तो भाई देखो ये चीज डिपेंड करती है ऑप्शन पे, आपको जो है वो मोनो करवाना है, डाई करवाना है या पॉली, कोई भी हेलोजिनेशन करवाना वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। हम यहां पर जो है ये करवा रहे हैं, अगर मैं नहीं लिख रहा हूं तो वहां मोनो हेलोजिनेशन ही करवाना है। तो रिएक्शन जब होगी तो यहां पर जो है वो ये रिएक्शन करेगा और यहां पर जो है वो क्या जुड़ेगा, Cl जुड़ेगा। क्लियर है बात। अगर इस कंपाउंड का आप हाइड्रोजिनेशन करवाओ निकल की प्रेजेंस में, भैया जी इसका कोई हाइड्रोजिनेशन नहीं होगा। आप कहोगे सर ये तो हमें ही पता है, ये तो क्या है, ऑलरेडी सेचुरेटेड है, साइक्लोएल्केन है, निकल के साथ हाइड्रोजिनेशन, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं ना कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन की रिएक्शन EAR में। तो निकल के साथ हाइड्रोजिनेशन जो है वो होगा तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक होगा, लेकिन यहां तो रिएक्शन नहीं होगी ना, बिल्कुल नहीं होगी, सही बात है। लेकिन भैया अभी हम इसके जस्ट बाद में एक एग्जाम्पल और देखेंगे। देखो साइक्लोप्रोपेन है ना, साइक्लोप्रोपेन सबसे अलग रिएक्शन शो करता है, ठीक है। जैसे इसकी रिएक्शन हम HNU के साथ करवाएंगे, इसका हम निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे, इसका हम HBr के साथ भी इसकी हम रिएक्शन करवा सकते हैं। यहां पर अगर आप HBr के साथ रिएक्शन करवाओगे तो HBr के साथ रिएक्शन नहीं होगी। आप कहोगे सर HBr HX के साथ रिएक्शन तो हम एल्कीन की करवाते हैं, EAR रिएक्शन करवाते हैं। तो भैया देखो जरा कि यहां पर साइक्लोपेंटेन रिएक्शन नहीं करता, लेकिन ये सारी रिएक्शन साइक्लोप्रोपेन करेगा और सब में अलग अलग तरीके से रिएक्शन। कहने का मतलब यहां पर जो है ना ये बॉन्ड ब्रेक होगा और Cl2 के केस में यहां पर FSR रिएक्शन नहीं होगी, यहां पर जो FAR रिएक्शन होगी। और भैया जी इन दोनों कार्बन पर ये Cl और ये Cl जुड़ेगा, अलग तरीके से रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, एडिशन होगा। क्यों होगा एडिशन? क्योंकि भैया 3 कार्बन की रिंग है, 3 कार्बन की रिंग में स्ट्रेन क्या है, ज्यादा है, इसलिए यहां पर क्या होगा, एडिशन होगा। यहां H2 भैया जी इसका हाइड्रोजिनेशन भी हो जाता है, यहां H और यहां पर क्या आ जाएगा H। क्यों हुआ हाइड्रोजिनेशन? क्योंकि स्ट्रेन ज्यादा है ना, स्ट्रेन ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है, इसलिए हाइड्रोजिनेशन। ये HBr के साथ भी रिएक्शन कर लेगा, ये Br और ये क्या जुड़ा, H, है ना। और ये सारी रिएक्शन क्यों हुई? ड्यू टू मोर एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो साइक्लोप्रोपेन में जो एंगल स्ट्रेन है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, इसलिए जो ये सारी रिएक्शन शो कर रहा है। साइक्लोपेंटेन ये रिएक्शन शो नहीं करता है, वो अलग तरीके से बिहेव करता है। तो भैया ये है जितने भी एग्जाम्पल थे ना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, हेलोजिनेशन में जो भी हो सकते, देखो ये सारे हेलोजिनेशन के एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं कि भाई क्लोरीन के साथ रिएक्शन हेलोजिनेशन हुआ है, यहां पर भी तो हेलोजिनेशन ही हुआ है ना। तो हेलोजिनेशन के सारे एग्जाम्पल, चाहे वो हेलोजिनेशन आप सनलाइट की प्रेजेंस में करवाओ, चाहे वो NBS NCS से हेलोजिनेशन करवाओ, एलाइलिक बेंजाइलिक, सारे हेलोजिनेशन के एग्जाम्पल हमने देख लिए। अब मैं एक चीज आपको बता देता हूं हम क्या पढ़ रहे हैं। तो भैया हम पढ़ रहे हैं FSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एल्केन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती है, तो FSR में सबसे पहला एग्जांपल हमने देखा हेलोजिनेशन। एक और छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, नाइट्रेशन। देखिएगा सिंपल सा काम है भैया, हेलोजिनेशन तो कंप्लीट है। नेक्स्ट जो FSR में एग्जांपल है ना अपने पास, वो है नाइट्रेशन। इसको मिटा देता हूं। हाँ जी, तो नेक्स्ट इज नाइट्रेशन। भैया बहुत ही आसान सा काम, नाइट्रेशन की भी जो रिएक्शन होगी वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से ही चलेगी। मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, बार बार मैकेनिज्म हम नहीं लिखेंगे, जो पहले लिख चुके हैं ऑलमोस्ट वैसी ही मैकेनिज्म होती है। नाइट्रेशन होता क्या है, RH है, एल्केन है अपने पास, क्योंकि एल्केन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस की बात हम कर रहे हैं। नाइट्रेशन के लिए यहां पर जो है ना हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर काम में ले सकते हैं, है ना, या फिर देखो जरा कि यहां पर सबसे सुटेबल होता है कंसंट्रेटेड HNO3। याद करो नाइट्रेशन जब करवाते हैं तो मैंने ये भी आपको लिखवाया था, एल्केन का जब नाइट्रेशन करवाते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है, ऑलमोस्ट आप ये मानो 400 डिग्री सेंटीग्रेड टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन होती है। बनेगा क्या, RNO2, है ना। रिएक्शन वही फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से चलती है, ठीक है। अब भाई देखो जरा इसके बारे में एक दो पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि टेम्परेचर क्या है, बहुत ही ज्यादा है, और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से यहां पर जितने भी अपने पास ये हाइड्रोकार्बन मान लो, एल्केन मान लो, जो नाइट्रिक एसिड है ये मान लो, या नाइट्रो एल्केन, सब के सब क्या होते हैं, वेपर फेज में होते हैं, जितने भी रिएक्टेंट, रिएजेंट, प्रोडक्ट सब।
तो इसको हम वेपर फेज नाइट्रेशन भी बोलते हैं ना। तो मैं लिखूंगा ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर all reactants and products will be in vapor phase. So reaction is also known as vapor phase नाइट्रेशन। ठीक है, तो रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वेपर फेज नाइट्रेशन भी इसको हम बोल सकते हैं। फिर एक चीज और कि भैया इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर कार्बन बॉन्ड विल ऑल्सो ब्रेक्स। ठीक है, विल ऑल्सो ब्रेक्स एंड a mixture of more than one नाइट्रोएल्केन will form। ठीक है, तो भैया एक से ज्यादा नाइट्रोएल्केन का जो है वो मिक्सचर मिलता है आपको किसमें, एल्केन के नाइट्रेशन में। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास है CH3 और CH2CH3। ठीक है, ये प्रोपेन है, यहां लिखा है कंसंट्रेटेड HNO3 और 400-500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हमने ले रखा है। तो यहां जब रिएक्शन होगी ना तो भैया ये तो बनेगा ही बनेगा। देखो क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, ये वाला प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा, 2 डिग्री वाला तो बनेगा ही बनेगा, हमें पता है 1 डिग्री भी बन सकता है जैसे हैलोजिनेशन में हमने बनाया था। ये दोनों प्रोडक्ट तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन भैया इसके अलावा भी और भी प्रोडक्ट बनेंगे कि ये वाला बॉन्ड क्या हो सकता है, हाई टेम्परेचर पर ब्रेक हो सकता है, तो भैया ये भी तोड़ दो, ये भी तोड़ सकते हो, दोनों में से कोई भी तोड़ दो। तो यहां से जो है वो ये भी बन सकता है भैया CH3NO2, यहां पर ये भी बन सकता है CH3CH2NO2, है ना। और हमें जो है कोई एक सिंगल प्रोडक्ट ना मिलके आपको जो है ना इन सब का क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये हमारे पास जो है वो क्या है, एक तरीके से नाइट्रेशन की रिएक्शन है, बहुत ही आसान सा सिंपल सा काम है ना। और ये है नेक्स्ट क्लास में हम 1-2 रिएक्शंस की और बात करेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे भैया मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, या हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। देखो ये जितनी भी रिएक्शन थी ना, ये एक तरीके से एल्केन की केमिकल रिएक्शंस थी, केमिकल प्रॉपर्टी की बात हमने पहले करी। अब जो है वो आगे हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं क्लास जो है वो आपको जो है वो समझ में आई होगी। किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो या कोई भी जो वो कन्फ्यूजन हो तो भैया एनसीईआरटी ही मेन चीज़ है, एनसीईआरटी में जो लिखा है फाइनली वो ही सही होगा। क्लियर है बात। एनसीईआरटी आप साथ साथ पढ़ना स्टार्ट कर दे भैया, बहुत सारा पोर्शन हमने कवर कर लिया है। आप क्या करें कि भाई जैसे एनसीईआरटी का आपने हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर उठाया और हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले एल्केन दे रखा है, मान लो एल्केन में जो है वो आपको ये रिएक्शन दी है हेलोजिनेशन, तो हेलोजिनेशन की रिएक्शन एनसीईआरटी में दी है, वो आप कॉपी में से देखें, कॉपी में पढ़ लें और फिर एनसीईआरटी उस पर पढ़ लें, है ना। ऐसे ही जो वो आप हर एक टॉपिक की एनसीईआरटी जब भी पढ़े, पर्टिकुलर रिएक्शन की हेडिंग जो लगा रखी है वो आप कॉपी में से पढ़े पहले, फिर एनसीईआरटी में से आप पढ़ ले, तो ऐसे करके आपकी एनसीईआरटी भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कवर हो जाएगी। ठीक है, और पढ़ाई आपकी अच्छी चली रही होगी। क्लासेज जो है वो मैं कोशिश करूंगा भैया क्लासेस को और ज़्यादा रेगुलर करूं, है ना। कई बार जो डिस्टर्ब हो जाता है, और भाई चैनल को शेयर करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है ना, तो यहाँ से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।